हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल सरल ऑनलाइन पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का, जो तुम्हारी जो टर्म 1 की जो अभी एग्जाम आने वाली है, तो उसके रिलेटेड जो हम लोग है, ये एक वीडियो है। तो इसमें हम लोग जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 भाग में आने वाला है। एक तो है बहुविकल्पी वाला, एमसीक्यू वाला, दूसरा है असेशन एंड रीजनिंग यानी कि दावा और तर्क वाला, और तीसरा भाग है उसमें केस स्टडी वाला। तो हम इस वीडियो को भी 3 पार्ट में बना रहे हैं कि पहले हम लोग एमसीक्यू वाले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद अलग अलग तरह के जो असेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। और लगभग लगभग हर तरह के हर टॉपिक में से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें। तो मैं यह दावा तो नहीं करता कि मतलब 100% पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। हाँ, पर यह है कि लगभग लगभग जो है इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, और एक आपको आइडिया आ जाएगा कि जैसे असेशन रीजनिंग वाले, दावा तर्क वाले क्वेश्चन किस तरह से होते हैं और इसको किस तरह से करना चाहिए। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे और उनका हमको कैसे आंसर देना है, सब बहुत आसान होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट 1 एमसीक्यू बहुविकल्पी वाला। तो पार्ट 1 एमसीक्यू बहुविकल्पी। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दर्पण का प्रयोग होता है। उसमें हम चाहते हैं कि सारे की सारी लाइट जो है इस तरह से, जैसे इसके फोकस में हम लोग एक बल्ब लगा देंगे, और जो भी लाइट पीछे को, इस बल्ब से पीछे को भी जो लाइट जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, इस तरह से समांतर रोड पर आ जाएगी। तो यह किस तरह का दर्पण है, तो यह एक अवतल दर्पण है। तो यहां पर अवतल हो जाएगा। अगला सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन इसमें कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। 1 मीटर फोकस दूरी, तो क्षमता का मात्रक होता है P बराबर 1/f, और f यहाँ पर जो है ये मीटर में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 ही मीटर दे रखा है, तो 1/1 यानी कि 1 डायोप्टर प्लस में, तो 1d हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो अब यहाँ पर देखो, दाढ़ी बनाने के लिए वैसे तो घर में जो उपयोग करते हैं सब लोग, वो तो समतल दर्पण होता है, सीधा होता है। पर एक्चुअली देखा जाए तो दाढ़ी बनाने के लिए, जब हम दाढ़ी बना रहे हैं तो हमको जो है दाढ़ी जो है वो एकदम बड़ा दिखना चाहिए, मतलब बाल एकदम अच्छे से साफ हुए कि नहीं हुए, निकले कि निकले। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा दर्पण लेते हैं जहां पर एकदम जो उसका फोकस है और उसका ध्रुव है, उसके बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो उसका इतना बड़ा प्रतिबिंब बने। ऐसा ही लेंस जो है ये डेंटिस्ट के पास भी होता है, ऐसा ही दर्पण। ठीक है, तो डेंटिस्ट के पास भी वही होता है कि वो दांत के पास ले जाता है तो इतना बड़ा दांत दिखता है उसके अंदर। तो वो उसके लिए वहां पर कहां पर रखना पड़ता है वस्तु को, उसके फोकस और ध्रुव के बीच में। तो यह किस तरह का दर्पण है एक, तो यह अवतल दर्पण है। तो इसीलिए अवतल सही सही उत्तर एकदम इसका अवतल है। बाकी अगर यहां पर अवतल नहीं दिया होता तो फिर हम लोग समतल लिखते। अगला क्वेश्चन, पांचवा सवाल है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। तो उत्तल लेंस हमारे पास यह रहा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में अगर समांतर किरणें जाएंगी तो ये यहां पर मिल जाती हैं। तो ये इसका फोकस दूरी हुई। तो ये किसकी तरफ है, दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ है यानी कि धनात्मक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अगला सवाल, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमने देखा है कि एक लेंस है ये, और यहां पर आप कोई भी वस्तु रखो तो उसका इसी तरह प्रतिबिंब बनता है, और वह क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो यह किस तरह का लेंस है, अवतल लेंस है ये, अवतल। सातवां प्रश्न, अब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण यानी कि जो हम लोग अपने घरों में उपयोग करते हैं, तो उसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है,
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 8वां क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब एक लेंस जिससे हम लोग वो कागज वगैरह जलाते हैं ना, या फिर वो इस तरह का होता है। तो वह क्या होता है कि बीच में मोटा होता है और किनारों में पतला होता है। और ऐसा लेंस कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। तो ये उत्तल लेंस आ गया। 9वां क्वेश्चन है अब कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने देखा है कि जो दर्पण जो है वो डेंटिस्ट के पास होता है ना, तो वो वाला बड़ा बनाता है। और बाकी जो गाड़ी पे जो लगाते हैं पीछे का व्यू देखने के लिए, उसमें तो छोटा बनता है। ठीक है, बड़ी गाड़ी आ रही पीछे, फिर भी छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये वाला जो दर्पण है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो अवतल में बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। तो परावर्तन के लिए जैसे यह एक दर्पण है और यहां से एक किरण आई और ऐसे जाती है, तो ये ऐसे है, और यहां पर एक हमने अभिलंब बनाया, और ये कोण हो गया आई आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। अब ये दोनों जो हैं ये बराबर होते हैं। तो पहली चीज तो सही है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। जैसे ये एक्स और वाई तल में आ रही है, ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई में आ रही है तो जा भी एक्स वाई में रही है। ऐसे जेड को यानी कि इस तल से इस स्क्रीन से बाहर की तरफ नहीं आएगी। तो इसीलिए एक और दो ये दोनों है, तो इसलिए ये वाला आंसर इसका सही हुआ। एक और दो दोनों। 11वां क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो पहला है सीधा, आभासी तथा समानाकार का। दूसरा सीधा आभासी तथा आकार में बड़ा, सीधा आभासी आकार में छोटा, वास्तविक उल्टा और उसी आकार का। तो समतल दर्पण यानी कि जो हम घर पे उपयोग करते हैं, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब जो है दर्पण के अंदर बनता है, तो वो आभासी हुआ, और हमारे ही आकार का बनता है और सीधा बनता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। 12वां सवाल है अब कि गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, क्या कहलाता है। मतलब कि क्या बोल रहा है कि गोली दर्पण है और जिसका परावर्तक पृष्ठ तो गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, तो इस तरह से है वो, इस तरह से इसका जो अरे नहीं, ये तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ बनानी है, ये तो मैंने उल्टा बना दिया। तो इस तरह से ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये गोले के अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो मतलब कि बाहर की तरफ ये इस तरह से। तो अब ये किस तरह का है? तो ये तो है हमारा अवतल दर्पण, अंदर की तरफ गया हुआ तल, अवतल दर्पण। अब गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित है, मतलब कि बाहर की तरफ ऐसे वक्रित है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ क्या है वो बाहर की तरफ है ये परावर्तक पृष्ठ, और तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल बाहर की तरफ उठा हुआ तल। अगला सवाल, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ से किस ओर स्थित होता है। उत्तल दर्पण में देखो, ये पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो अब इसमें वक्रता केंद्र इस तरफ को होता है इसका, क्योंकि इसका जो केंद्र है ये गोले का इस तरफ होगा। तो यह किधर होगा? किस ओर स्थित है? तो ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। तो यह है पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की तरफ, पीछे की ओर। 15वां सवाल,
वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी कैसी होती है? ये जो है ये दर्पण के लिए, ठीक है, दर्पण के लिए। अब दर्पण के लिए कोई भी आप दर्पण ले लो, तो ये इसका वक्रता केंद्र है और यह इन दोनों के बीच में, यानी कि इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो है ये फोकस होता है। तो यानी कि अगर हम लोग फोकस दूरी को 2 गुना कर दें तो ये किसके बराबर होगा? r के बराबर होगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा? 2f, क्योंकि फोकस बीच में होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होती है ये, है ना। ये 8 जो है ये ऊपर है। और दूसरा आप बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, कहीं कि ऐसा है तो ये भी कर सकते हैं। बाकी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। 17वां क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? दर्पण में तो एक ही फोकस होता है, दूसरी तरफ से प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। तो लेंस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं यहां से प्रकाश डाल रहा हूं समांतर, तो ये यहां पे मिलेगा, और यहां से प्रकाश डालेंगे तो ये यहां मिलेगा। तो इसमें 2 तरफ फोकस हो सकता है, 2 तरफ, ठीक है। तो ये इसमें 2 फोकस होंगे। 18वां सवाल, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण में प्राप्त होते हैं? वस्तु से छोटे और आभासी, वही दर्पण जो हमारी कार में, हमारी बाइक में लगा होता है पीछे की गाड़ी देखने के लिए। तो वह क्या होता है? बीच में से उठा होता है, इस तरह से, यानी कि बीच में से उठा होगा और साइड में नीचे गया होता है। तो यह है हमारा किस तरह का? ये है उत्तल दर्पण। तो ये है उत्तल, यानी कि उठा हुआ दर्पण। 19वां सवाल, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है। उत्तल लेंस में 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो उत्तल लेंस, उठा हुआ लेंस, ये बाहर की तरफ इस तरह से। तो अब यहां पर कहां रखा है? ये f है, और ये कहाँ है? ये 2f हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र। ये f है और ये 2f हो गया। तो कहां पर रखा है? बोल रहा है कि 2f और अनंत के बीच में, यानी कि यहां पर, ये 2f से दूर। अब इसका प्रतिबिंब जो है ये एक तो बनता है वास्तविक, और कहां बनता है ये बनेगा f और 2f के बीच में, ठीक है, यहां बनेगा। यहां पर आप लेके जाओ तो ये यहां कहीं बनेगा। तो f और 2f के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, ये रहा। कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या है? मतलब कि ऐसी कौन सी जगह है हम लोग जहां पर बहुत सारे लेंस का उपयोग करते हैं? तो चश्मे में तो एक ही लेंस होगा, या तो अवतल होता है या उत्तल होता है, 2 साथ में नहीं होते हैं, और साथ में होते भी हैं तो एक थोड़ा नीचे एक थोड़ा ऊपर होता है। बट सूक्ष्मदर्शी जो है, सूक्ष्मदर्शी में हमेशा 2 लेंस होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। आगे वाला छोटा होता है, पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में जो है वो 2 लेंस का प्रयोग करते हैं, और इन 2 लेंसों से जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है बहुत। अगला सवाल, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो उत्तल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण हमको पता है कि हमेशा ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जो गाड़ी में जो उपयोग करते हैं हम लोग वो। तो ये हमेशा आभासी बनाएगा। 22वां सवाल है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज, यानी कि फोकस पर मिलने वाला था वो किरण पुंज, परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में किस दर्पण में बदल जाता है? तो अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रकाश की किरणें जा रही हैं जो कहां पर मिलने वाली हैं? फोकस पर। तो अब ये जो किरणें हैं ये है टकराकर जो है वो समांतर निकल रही हैं, समांतर निकल रही हैं। तो इस तरह से ये टकराकर
समांतर जा रही है, फिर ये ऐसे ही चली जाएगी और ये वाली ऐसे। तो ऐसा किस में होगा? जब दर्पण हमारा ये वाला हो, यानी कि इसका ये फोकस है और ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे जाने वाली है, तो फोकस पे जाने वाली कहाँ से? समांतर चली जाएंगी। तो यह किस तरफ का दर्पण है? तो यह एक उत्तल दर्पण है। अगला सवाल, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, ये तो F बराबर P बराबर होता है 1/F, तो F क्या हो जाएगा? 1/P, यानी कि डायोप्टर, एक डायोप्टर दे रखा है 1/1, तो 1 मीटर। जब भी पावर यानी कि क्षमता डायोप्टर में होगी तो फोकस दूरी किस में होती है? मीटर में, तो 1 मीटर। अगला सवाल, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से दूर बनेगा, कम मतलब नजदीक होगा, या दूर होगा, कम दूर होगा, समान होगा, इसमें से कोई नहीं। तो देखो, हम कहाँ से देख रहे हैं? हवा में कोई टंगी है, ये पानी के अंदर से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहां पर कोई वस्तु है और हम जैसे यहां से देख रहे हैं, तो हमको इस वस्तु से आने वाला प्रकाश, तो यह इस तरह से यहाँ प्रकाश जा रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ से इसका परावर्तन हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो मुड़ेगा किधर? क्योंकि यह विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, तो इस तरफ मुड़ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको लगेगा कि ये प्रकाश किरण कैसे आ रही हैं? सीधी आ रही हैं, तो यहाँ से आ रही हैं, ऐसा लगेगा सीधा सीधा। तो यह क्या हो जाएगा? हमको थोड़ा सा दूर दिखेगा, यानी कि अधिक दूर दिखेगा हमको। तो इसीलिए जब पानी के अंदर से, तालाब में से मछली किसी पक्षी को देखती है, तो पक्षी उसको ऊपर दिखता है, और पक्षी अगर उसको देख रहा है मछली को, तो मछली उसको थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखती है, मतलब ऊपर की तरफ। तो इसका तो हो जाएगा अधिक दूर। और वो दूसरा वाला केस मैं आपको बताऊं दूसरा कैसा होता है। तो जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है और हम यहाँ से देख रहे हैं, है ना, तो ये हमको ऐसे, इसमें से प्रकाश, कोई भी चीज हमको कैसे दिखती है? जिस उसमें कोई प्रकाश टकरा रहा है, वो हमारी आंखों तक आ रहा है, तो हम यहाँ से आए इधर। अब ये माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। सघन से विरल में जाएगा तो ये मुड़ जाएगा, अविलंब से दूर हटेगा। तो हमको क्या लगेगा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये वस्तु क्या दिखेगी? ऊपर दिखेगी। हम स्विमिंग पूल पे तल पे देखते हैं ना कि वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, एक्चुअली वहां पर होता नहीं है, थोड़ा नीचे होता है, वही चीज। अगला प्रश्न, 25वां क्वेश्चन, कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब को हम लोग किसी पर्दे पर, किसी दीवार पर, वहां पर बना सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है, वो जो है दर्पण के पीछे ही बनता है, दर्पण के अंदर, बाहर नहीं बनेगा। 26वां सवाल, कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो अब देखो, पावर क्या होता है? 1/F, और F क्या हो जाएगा? 1/P। P इधर चला गया, तो पावर कितना दे रखा है? -5, तो ये हो जाएगा 1/-5। अब ये मीटर में आएगा, उत्तर हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। तो पहले इसका भाग कर लेते हैं, 1/5 जो हो जाएगा, वो माइनस भी है, तो -0.2 मीटर आया। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो -0.2 गुणे में 100, तो 0.2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो उत्तर आया, माइनस भी तो है, -20 सेंटीमीटर, ये हुआ। अगला प्रश्न, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रख दिए जाएं, तो उस युग्म क्या काम करेगा? तो यह जैसे एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, जैसे ये एक उत्तल लेंस है और इसके साथ सटा के हमने एक अवतल लेंस रख दिया, और दोनों की फोकस दूरी एक समान है। तो अब क्या होगा, ये प्रकाश इस पर जाएगा, तो ये क्या करेगा? इसको मोड़ देगा नीचे की तरफ ऐसे, और ये ऊपर की तरफ मोड़ देगा, तो ये सीधे निकल जाएगा फिर। तो ये क्या हो गया? ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है, ये ऊपर की तरफ मुड़ दे रहा है।
तो यह एक कांच की आयताकार सिल्ली की तरह हो गया है। कांच में प्रकाश ऐसे ज्यादा आगे जाता है और सीधे निकल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है इसमें भी, पर मुड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश, लेंस का काम क्या है, प्रकाश को मोड़ देना, तो ये मोड़ नहीं पाएगा। 28वां क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में कि वह किसकी वजह से होती है? अपवर्तन की वजह से, क्योंकि प्रकाश जब पानी में से ऊपर आ जाता है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाता है, तो जिसकी वजह से हमको वो बाल्टी छोटी दिखेगी, कम गहराई में दिखेगी। तो ये जो है अपवर्तन की वजह से। अगला क्वेश्चन, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। क्या बतलाता है ऋणात्मक मान? आवर्धन होता क्या है? m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में। तो अब आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। और वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा धनात्मक ही होती है, क्योंकि वस्तु को हम ऐसे ही रखते हैं हमेशा सीधे। तो अब अगर ये ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक है, यानी कि प्रतिबिंब ऐसे उल्टा है नीचे की तरफ। तो प्रतिबिंब उल्टा है, कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है? तो वह वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो इसका मतलब हो गया कि वस्तु के सापेक्ष में प्रतिबिंब उल्टा है, ये वाला सही हुआ। 30वां सवाल, पानी में प्रकाश का वेग cw है और कांच में प्रकाश का वेग cg है, तो अब कौन सा ज्यादा होगा? देखो, जो ज्यादा सघन होता है उसमें प्रकाश का वेग कम हो जाता है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो वह क्या होगा, उसमें प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। तो अब इन दोनों में सघन कौन सा ज्यादा है, कांच या पानी? तो अब पता ही है कांच ज्यादा है, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ये 1.5 के करीब होता है और ये 1.3 के करीब होता है पानी का। तो पानी में जो वेग है वह अधिक होगा और कांच में वो जो है वो कम होगा। तो यह ये हो जाएगा CW, यानी कि पानी में वेग अधिक है कांच से, ग्लास से। अगला प्रश्न, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और इसमें प्रकाश का वेग होता है। तो देखो, म्यू क्या होता है? तो प्रकाश का वेग किसमें? निर्वात में बटे माध्यम में। तो ये होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में। तो इसको हम लोग लिखते हैं म्यू बराबर c बटे में v, c यानी कि निर्वात में। तो ये v किसके बराबर हो जाएगा? तो v इधर आ जाएगा तो म्यू उधर हो जाएगा, तो v बराबर c बटे में म्यू। अब इसको हम लोग ऐसे भी याद करते हैं कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो उसमें उसकी जो चाल है, उसका जो वेग है, म्यू गुना कम हो जाता है बटे में, यानी कि म्यू हो जाता है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए हम एक नया ऑप्शन बना देते हैं यहाँ पर, c बटे में म्यू, है ना, और यही होगा उत्तर। 32वां सवाल है, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये तो अभी पढ़ा हमने, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग, c बटे में v। तो ये पहला ही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 33वां क्वेश्चन है कि मान लिया कि माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, माध्यम 1 में v1 और माध्यम 2 में जो है ये v2 है। तो अब अपवर्तनांक n21 क्या होगा? देखो, n21 होता है कि अपवर्तनांक माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष में, ये होता है n2 बटे में n1। अब n2 और n1 क्या है? ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि किसके सापेक्ष में है? ये निर्वात के सापेक्ष में। तो n2 को हम लोग क्या लिखते हैं? c बटे में v, यानी कि निर्वात में और बटे में उस माध्यम में। तो हम इस n2 को क्या लिख सकते हैं फिर? c बटे में v2, क्योंकि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि किसके सापेक्ष में है? निर्वात के। और n1 को क्या लिख सकते हैं? c बटे में v1। तो अब अगर इसको हम भाग करते हैं, ये है c बटे v2 और ये भागे है c बटे में v1, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो c बटे में v2 गुणा v1 बटे में c, c से c मर गया, क्या बचा? v1 बटे में v2।
तो क्या उत्तर आएगा? V1 बटे V2। अगला प्रश्न, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव, देखो विरल से सघन में जाती है जब, तो क्या होगा? तो ये धीमी पड़ जाएंगी, तो धीमी पड़ जाएंगी तो क्या होगा? यह मुड़ जाती हैं। क्यों मुड़ जाती हैं? देखो अगर ये गाड़ी है हमारे पास ऐसी 4 पहिए वाली, ठीक है, तो अब जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो ये वाला पहिया जो है ये कीचड़ में आ गया, ये नीचे सघन माध्यम है और ये वाला अभी भी रोड में ही है, तो इसकी जो चाल है ये धीमा पड़ जाएगा, ये अभी जा ही रहा है अभी, तो गाड़ी इस तरह से इस तरफ को स्किड हो जाएगी, ये तेजी से आएगा, ये धीरे से, तो ये ऐसे न जाके इस तरफ से मुड़ जाएगी, ऐसे, ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ये। अगला प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर यानी कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता, देखो क्षमता होती है P बराबर 1/f, बट f किस में लेना है? मीटर में, तो इसलिए इस 50 सेंटीमीटर को पहले क्या बदल देंगे? मीटर, तो f कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 50/100 मीटर। तो अब इसको यहाँ पर रख लेंगे, 1/50/100, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100/50, 50 दूनी 100, ये धनात्मक है तो ये भी धनात्मक, तो 2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक ऋणात्मक, तो उत्तल लेंस बना देते हैं, तो धनात्मक ऋणात्मक ये है फोकस दूरी पर निर्भर करता है, अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो पावर भी धनात्मक, नहीं तो ऋणात्मक। ये उत्तल लेंस है तो इस तरफ इसका फोकस दूरी आती है, तो ये धनात्मक है, तो ये भी धनात्मक होगा। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम उसका, तो अभिसारी, द्वितल, द्विउत्तल, अपसारी। तो देखो उत्तल लेंस क्या करता है, तो यह एक उत्तल लेंस है, तो इसमें जो भी किरणें आती हैं समांतर, ये एक बिंदु पर इसको अभिसार यानी कि मिला देता है, तो इसीलिए इसको अभिसारी बोलते हैं। अपसारी यानी कि फैला देना। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस तरफ मुड़ जाएगी? हवा यानी कि विरल माध्यम और कांच यानी कि सघन माध्यम, तो अभिलंब के पास आ जाती है, क्योंकि उसका चाल कम हो जाती है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, तो अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है? तो लेंस होता है, और उसमें जो है जो लेंस यूज होता है वह उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स। 40वां सवाल है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वह लेंस है हमारा ये वाला, ये हमेशा काल्पनिक बनाता है इस तरफ को, तो ये कैसा है? अवतल। 41वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा और किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और इसमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस बनाते हैं पहले, ये है हमारा उत्तल लेंस जो बाहर की तरफ उठा हुआ है, तो ये कैसा है? बीच में मोटा है और किनारों में पतला है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? तो आवर्धक क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि HI बटे में वस्तु की ऊंचाई HO यानी कि ऑब्जेक्ट। अब ये भी अगर सेंटीमीटर में ले तो सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, तो ये मात्रक विहीन होता है आवर्धन। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वही दर्पण जिसमें वस्तु को उसके पास ले जाने पर, यानी कि उसके फोकस और ध्रुव के पास ले जाने पर वस्तु का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है पीछे, यानी कि बड़ा दांत दिखता है, तो वो है एक अवतल दर्पण। 44वां क्वेश्चन है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या
होती है, अधिक होती है, कम होती है। आवर्धन मतलब कि जो ज्यादा मोड़ेगा प्रकाश को, जैसे ये एक लेंस है, प्रकाश यहाँ पर गया और इसने इतना मोड़ा, है ना। अब दूसरा वाला है, अगर वो मोटा है तो वो क्या करता है, ज्यादा मोड़ देता है, तो इसकी फोकस दूरी कम है, तो जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि पावर बराबर होता है 1/f। तो मोटा वाला होगा तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। अगला सवाल 45वां क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण आवर्तन के पश्चात, यानी कि जो केंद्र में से जाती हैं, तो वो सीधे सीधे निकल जाती हैं ऐसे, तो क्या होगा, बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अब 46वां क्वेश्चन है कि एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यानी कि अवतल लेंस है हमारे पास और यह इसका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक कोई किरण आ रही है, तो यह अपवर्तन के पश्चात इस तरह से चली जाती है दूर, तो यह मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है, तो दूर जाती है, दूर जा रही है ना, धीरे धीरे ये दूर जा रही है। अगला प्रश्न 47वां सवाल है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जो प्रकाशिक सघन सबसे ज्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। फिर जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, निर्वात का 1 होता है अपवर्तनांक, जल का जो है ये 1.33 होता है, वायु का भी लगभग जो है 1 के बराबर होता है और कांच का होता है 1.5। तो इसमें कांच में अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर प्रकाश का वेग सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि v बराबर होता है c बटे में अपवर्तनांक, c यानी कि निर्वात में, तो यहाँ पर सबसे कम होगा कांच में। 48वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, समतल दर्पण जो हम लोग घर पे अपने यूज करते हैं देखने के लिए। अब इसमें कैसा है कि समतल दर्पण है हमारे पास ये, ठीक है, तो अगर इस पर जो किरण है, जो हम इसके सामने खड़े होते हैं, तो इसके अंदर हमारा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, तो यहां पर ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन यानी कि परावर्तित हो जाना, टकराई और वापस आ गई ऐसा, तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध होगा, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो यहां पर सघन विरल माध्यम से सघन से विरल में जा रहा है, तो ये जैसे सघन माध्यम है नीचे और यहां से प्रकाश जा रहा है विरल में, तो यहां पर अविलंब से दूर हट जाएगा, इसको जाना था ऐसे तो ऐसे जाएगा, तो ये है आपतन कोण और ये कौन सा है, अपवर्तन, तो यहां पर आपतन कोण अपवर्तन से छोटा है, तो आपतन कोण बड़ा होगा, दोनों बराबर तो नहीं होंगे, आपतन कोण बड़ा होगा, नहीं आपतन तो छोटा है, अपवर्तन कोण बड़ा होगा, सही बात है। तो ये 50 एमसीक्यू थे, लगभग मैंने हर तरह के एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कराए, बस एक वो वाले एमसीक्यू मैंने नहीं कराए हैं जो वस्तु इतनी दूरी पर है तो फोकस दूरी इतनी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वी निकालो, यू निकालो, तो उसके लिए आप लोग मेरा जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं और उसमें से आपको सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग दूसरा भाग करेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा भाग जो पेपर का है वो है असेशन एंड रीजनिंग, यानी कि अभिकथन एवं कारण। ये बहुत आसान होता है, बस इसको एक बार समझना होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको कैसे हल करना है। तो इसमें क्या है कि आपको एक अभिकथन दिया होगा जिसको हम लोग बोलते हैं असेशन, जिसको ए से बताया होगा, ए से,
और दूसरी चीज आपको एक कारण दिया होगा जिसको रीजन यानी कि आर से बताया होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है इस हिसाब से इसके कोड दिए रहेंगे। तो कोड कैसे दिए रहेंगे कि ए और आर यानी कि अभिकथन और कारण दोनों अगर सत्य हैं और आर यह ए की सही व्याख्या बताता है, यानी कि जो अभिकथन हमको दे रखा है और उसका कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या बताता है, तो उसके लिए हम टिक करेंगे ए वाले पर। अब अगर ए और आर दोनों सत्य हैं, पहले वाले में क्या है कि ए भी सही बोल रहा है और बी भी, यानी कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या बताता है, तो पहला वाला हो जाएगा। अब बी में क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, ए भी यानी कि अभिकथन भी सत्य है और जो कारण है वो भी सत्य है, लेकिन जो कारण है वो ए की सही व्याख्या नहीं बताता है, यानी कि वो सही बात तो है, मतलब वो कुछ और बात कर रहा है, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, वो अभिकथन से रिलेटेड, तो बी हो गया। अब अगर ए सत्य है और बी असत्य है, ए क्या है सत्य है और बी असत्य है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी, और ए असत्य है और बी सत्य है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे डी। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ प्रश्न लेते हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से सवाल होंगे और उसका किस तरह से हमको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो यहां पर अभिकथन तो दे रखा है, वो क्या बोल रहा है कि दर्पण का वक्रता केंद्र यानी कि जो सी होता है वह दर्पण का हिस्सा नहीं होता है, वह दर्पण के बाह्य भाग में स्थित होता है। सही बात है कि जो दर्पण है, जो अगर मैं ये एक दर्पण बनाऊं तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो इसका ये जिस गोले में से काट के बनाया है, यानी कि जो इसका ये वक्र जो केंद्र बनाएगा उसका केंद्र तो ये तो कहीं पे बाहर होता है, तो सही बात है। अब कारण में क्या बोल रहे हैं, तो गोली दर्पण की परावर्तक सतह जो गोला बनाती है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र है, यानी कि परावर्तक सतह ये है, ये यहाँ पर प्रकाश जाएगा और इधर से परावर्तित होगा फिर टकरा के वापस आएगा, तो इस जो परावर्तक सतह है इसका जो केंद्र है, मतलब ये जो गोला बना रहा है इसका जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र है। हाँ ये भी बात सही है, और ये जो बात कर रहा है यानी जो कारण जो बात कर रहा है वो अभिकथन की ही बात कर रहा है, यहाँ पर भी वक्रता केंद्र बोल रहा है कि ये दर्पण से बाहर होता है, और ये बता रहा है कि सही सही वो कौन होता है, मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो क्या करता है ए की यानी कि जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें अभिकथन हमको दे रखा है कि प्रकाश सभी माध्यम में एक ही दिशा में नहीं चलता है, तो सही बात है क्योंकि जैसे ही वो माध्यम बदलेगा तो उसकी वो मुड़ जाएगा, तो उसकी दिशा बदल जाएगी। और कारण में हमको क्या दे रखा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि जो पारदर्शक माध्यम होगा तभी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसकी चाल नहीं बदलती है, चाल तो बदल जाती है, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल कम हो जाती है, इसलिए तो वो मुड़ जाता है। तो ये जो कारण है यह बिल्कुल ही गलत है और अभिकथन जो है वो सही है, मतलब ए सही है और बी क्या है ये गलत है। तो इसका ऑप्शन देखो नीचे कहाँ मिल रहा है, ए सत्य है और बी असत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस एक बार हमको पता होना चाहिए कि कैसे आंसर देना है बस। तीसरे में अभिकथन जो है ये बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है, विरल से सघन में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है, तो सही बात है कि सघन माध्यम में जाती है उसकी चाल कम हो जाएगी, और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। नहीं, जब प्रकाश ये जैसे सघन माध्यम है यहाँ से विरल माध्यम से आ रही है तो यहाँ पर एक हम अभिलंब बनाते हैं तो प्रकाश तो इसकी तरफ मुड़ जाता है, दूर नहीं हटता है, तो ये गलत बात हो गई है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जब वह सघन से विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। हाँ, सघन से विरल में जाएंगे तो चाल तो बढ़ेगी, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखो इसमें आधी आधी चीजें सही बोल रखी है, आधी आधी चीजें गलत बोल रखी है। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो
जरूरी बात है कि मतलब कि ये इसकी जो चाल है ये कम हो जाएगी, ठीक है, पर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसीलिए पहला जो अभिकथन है वो गलत है। और कारण में क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। सही बात है, प्रकाश की चाल जो विरल होगा उसमें ज्यादा होगी और सघन में कम होगी। तो ये वाला तो सही है और ये वाला गलत है। तो ए जो है यानी कि अभिकथन, इसको ए से बताते हैं, ये जो है असत्य है, और बी जो है यानी कि कारण जो है आर वह सत्य है। तो ए असत्य बी सत्य, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, इसमें चौथा क्वेश्चन है कि अभिकथन इसमें दे रखा है कि सर्च लाइट यानी कि जो किसी चीज को ढूंढने के लिए जो पुलिस वालों के पास लाइट होती है वो एकदम सीधी जाती है, समांतर किरण उसकी, में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब सर्च लाइट की जो लाइट है वो कैसी होनी चाहिए कि जैसे वो इस तरह से, जैसे ये इस तरह से है दर्पण हमारे पास, और यहाँ पर जैसे इसका बल्ब है तो यहाँ पर लाइट पड़े और ये सीधे समांतर जाए, सारी की सारी किरणें ऐसे, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक अवतल दर्पण है, तो हाँ ये बात सही है। दूसरा आर, कारण अवतल दर्पण में सदैव अब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल में तो जो है वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। तो यहाँ पर ये कारण गलत हो गया। तो यानी कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो सी हो जाएगा इसका। पांचवा क्वेश्चन, इसमें पांचवें में अभिकथन दे रखा है कि दर्पण के सूत्र का प्रयोग समतल दर्पण के लिए किया जा सकता है। तो हाँ, वो एक तरह का दर्पण का सूत्र है, वो किसी भी तरह के दर्पण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सही बात है। अब दूसरा कि समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का गोली दर्पण है। तो समतल दर्पण, अब हम फोकस दूरी कैसे निकालते हैं कि उसमें समांतर किरणें डालो तो वो जहां पर मिलेंगी वो उसका फोकस होगा। तो अब समांतर किरणें डालेंगे समतल दर्पण पे तो क्या होगा कि वो वैसे ही वापस लौट जाएंगी जैसे आई थी वैसे ही, क्योंकि कोण क्या बनेगा 0 डिग्री का, मतलब किसके साथ, अभिलंब के साथ। तो अभिलंब उसका यही होगा, तो ऐसे ही लौट जाएंगे। तो ये समांतर जा रही है, कहाँ मिलेंगी, अनंत में मिलेंगी। तो जहां मिलेंगी वहीं उसका फोकस होगा। तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये थे हमारे अभिकथन और कारण यानी कि एसेशन रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्न। और भी आप क्वेश्चन आप अब आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि आप समझ गए हो कि करना कैसे है, कैसे आंसर देना है। अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं, पार्ट 3, केस स्टडी से आधारित क्वेश्चन। तो केस स्टडी में क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें कुछ बातें कही होंगी साइंस से रिलेटेड, और उसके आधार पर फिर आपको क्वेश्चन दिए होंगे और उसके आंसर आपको देने हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि गोली दर्पण भिन्न भिन्न स्थान पर रखी हुई वस्तु के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लिया, इसको दिख नहीं रहा था। तो गोली दर्पण भिन्न भिन्न स्थान पर रखी वस्तु यानी कि बिंब के अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जब प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब पर्दे पर नहीं बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होने के बाद जहां पर वो मिलेंगी वास्तव में, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बना देंगी। और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं, एक्चुअली ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, तो तब क्या बनाएंगी, वो आभासी प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है। अब इसमें अब अवतल दर्पण सदैव वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण तो यानी कि फोकस या फोकस से दूर रखो तो वास्तविक बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा आभासी एवं सीधा एवं आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब अवतल दर्पण जो उपयोग होता है वो जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत दिखाने, उसके पास एक छोटा सा दर्पण जैसा होता है, वो डंडी पे कोने पे लगा हुआ, तो वो मुंह के अंदर देखते हैं, फिर वो दांत को देखते हैं, उसमें दांत इतना बड़ा दिखता है,
और उससे पता चलता है कि कीड़ा वीड़ा सड़न वड़न कितनी है। तो वो किस तरह का होता है, एक अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण तो हम लोग जानते हैं, हमारी गाड़ी में साइड व्यू मिरर पीछे की गाड़ी से जो पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं वो देखने के लिए होता है। ठीक है, ये था हमारा पैराग्राफ। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर हमको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब, अवतल दर्पण है और उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी कि सी पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, ये फोकस है, सॉरी, ये यहीं पर बनता है और उल्टा बनता है, यानी कि और उसके बराबर ही बनेगा। ठीक है, सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला प्रश्न, आप दर्पण से चाहे कितनी भी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। यह दर्पण कौन सा है? तो पहले तो एक दिमाग में ख्याल आता है कि जो हमारे घर का जो दर्पण है, तो आप उससे कितनी भी दूर, उसके पास जाओ, उसके दूर जाओ, तो वो हमेशा आप सीधा ही दिखोगे, उसके अंदर उल्टा नहीं दिखोगे। तो एक तो समतल दर्पण हो गया। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि जो कांच लगा होता है गाड़ी के साइड व्यू मिरर में, साइड व्यू मिरर जो होता है वो, उसमें भी चाहे वो जो पीछे आने वाला ट्रक कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसका हमेशा जो है वो सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो अब इसमें सिर्फ समतल में टिक नहीं करेंगे, समतल अथवा उत्तल, ये दोनों उत्तल लेंस उपयोग होता है गाड़ी के पीछे से देखने वाले, आने वाले वाहनों को देखने के लिए। तीसरा, अब इसमें एक बच्चा जादुई दर्पण यानी कि मैजिक मिरर के सामने खड़ा है और वह क्या देख रहा है कि उसके सर का प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, यानी कि बड़ा सर दिख रहा है उसके, उसमें आपने भी देखा होगा कई बार, जैसे म्यूजियम वगैरह में लगे होते हैं ऐसे दर्पण। और उसके शरीर के मध्य भाग, मतलब वो समान आकार का दिख रहा है और उसके पैर एकदम छोटे दिख रहे हैं। तो जादुई दर्पण के संयोजन का शीर्षकरण। तो अब हमको पता है कि बड़ा कौन दिखाता है, तो बड़ा तो भैया हमको कौन दिखाएगा, अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण में अगर हम किसी चीज को उसके फोकस से उसके पोल के बीच में रख देंगे तो ये बड़ा दिखेगा ऊपर। तो पहला तो क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, पहला सबसे ऊपर, यानी कि जादुई दर्पण के संयोजन का शीर्ष से क्रम बताना है कि सबसे ऊपर और फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, क्योंकि ये जो है ये सर दिखा रहा है बहुत बड़ा, ये समान आकार का ही दिखा रहा है और ये छोटा दिखा रहा है, पैर छोटे दिख रहे हैं, है ना। तो अब सबसे ऊपर तो क्या है, अवतल है, और बीच में तो समान आकार का तो समतल ही दिखाता है, तो बीच में समतल हो जाएगा। और नीचे छोटा, छोटा कौन दिखाता है, उत्तल दर्पण, जो यानी कि पीछे आने वाली गाड़ी इतनी बड़ी छोटी जो दिखती है ना, वो चीज। तो अवतल, समतल और उत्तल, तो डी आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, चौथा, कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। देखो, उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा ही बनाता है, समतल दर्पण बराबर का बनाता है, तो एक अवतल ही है जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसके फोकस और पोल के बीच में रखें तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है इससे। तो ये कैसा है, अवतल दर्पण। अगला पांचवा है कि उत्तल दर्पण का दृश्य परास अधिक होता है, मतलब कि जो उत्तल दर्पण से हम लोग बहुत ज्यादा रेंज में देख सकते हैं, वाइडर फील्ड व्यू। जैसे कि हम जो गाड़ी का जो पीछे देखने वाले जो मिरर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी रोड दिख जाती है, उसमें कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन, इतना बड़ा भी ट्रक उसमें छोटा सा दिखता है, तो उसका रेंज बड़ा है। तो क्यों बड़ा है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत छोटा बनता है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हमको पूरा रेंज दिखा देगा। और प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पास बनता है, सही बात है, प्रतिबिंब दर्पण के उसमें पास ही बनता है, फोकस और पोल के बीच में। ए और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं, तो ये दोनों सही है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो तीनों पार्ट हैं उसके क्वेश्चंस हमने किए। उम्मीद है कि आपको सारे अच्छे से समझ आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरा वीडियो देखिए। थैंक यू।